ओके क्लास, आवर टुडेज टॉपिक इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। लास्ट टाइम हमने जो है वो एक चैप्टर अपना कंप्लीट किया था, दैट इज वाटर, जिसमें हमने वाटर साइकिल पढ़ा था, वाटर पोल्यूशन पढ़ा था और वाटर प्यूरिफिकेशन पढ़ा था। तो वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। और उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को जो है वो वर्कशीट दी थी एक, और अब मैं जो है वो उससे रिलेटेड आप लोगों का एक असेसमेंट टेस्ट लूंगा। वो असेसमेंट टेस्ट जो है वो आई गेस हमारी जो क्लास होती है वो किस दिन होगी हमारी नेक्स्ट क्लास? हमारी नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को होगी या थर्सडे को? ठीक है, थर्सडे को होगी, हाँ। तो जो हमारी थर्सडे को जो हमारी क्लास होगी ना, तो वो थर्सडे वाली क्लास के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्सडे वाली क्लास के अंदर मैं आपका असेसमेंट टेस्ट लूंगा और जो प्रीवियस वर्कशीट मैंने आपको शेयर की है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ओके, ठीक। तो थर्सडे को जो है वो मैं आप लोगों का असेसमेंट टेस्ट लेने जा रहा हूँ। सर हम उसके लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे? मतलब आप बेटा जो अभी लेक्चर समझाएंगे वो उससे आएगा? जी, जो आप लोगों के वाटर चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स हुए वो सारे, उन सारे लेक्चर्स से आप गो थ्रू करो, उन्हीं लेक्चर से रिलेटेड जो है वो आपका जो है वो क्विज होगा। सर एमसीक्यूज होंगे या फिर क्वेश्चन आंसर्स? एमसीक्यूज शॉर्ट आंसर डिपेंड करता है कि किस तरीके का होगा, लेकिन इजी होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, वो बहुत इजी सा होगा। जैसे आप लोग एक असेसमेंट पहले अटेम्प्ट करते थे ना ऑनलाइन, यस, उसके बाद फिर आप लोगों ने वर्कशीट अटेम्प्ट करी थी, तो अब ये आप लोगों का जो थर्ड असेसमेंट होगा, ये आप लोगों का बेसिकली थर्ड तो नहीं, सेकंड असेसमेंट होगा। एक तो आप लोगों ने वर्कशीट ही दी थी, लेकिन उस वर्कशीट को क्योंकि आप लोगों ने सॉल्व किया है मेहनत से, तो उसके भी मैं आप लोगों को मार्क्स एलोकेट करूंगा, ठीक। वो वर्कशीट में जो आप लोगों के इश्यूज आएंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे उसी डेट के ऊपर, ठीक है, मीन्स थर्सडे। क्लियर? अच्छा, 8 थर्सडे को ही आप लोगों का 8 थर्सडे को ही आप लोगों का जो है वो फिजिक्स का भी टेस्ट है, जो लास्ट थर्सडे हमारा मिस हो गया था, ठीक है। तो फिजिक्स का असेसमेंट भी आप लोगों का थर्सडे को ही होगा, ओके सर, ठीक है। ओके, तो now I'm going to start our topic with the introduction. The term environment literally means surrounding. It comprises of the following four major components: atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. ये spheres हैं क्या क्या, ये हम जो है वो इनको वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे जैसे हमारी क्लास प्रोसीड होती रहेगी, ठीक। Now the definition of environmental chemistry. Environmental chemistry is a branch of science which deals with the chemical phenomena occurring in the environment. That is a study of origin, transport reaction, effect and fates of chemical species in the environment. ठीक है। देखिए, environmental chemistry के अंदर हम जो environment में आने वाले changes हैं, ठीक, उनको डिस्कस करते हैं। कौन से changes? जो chemical changes आ रहे हैं, ठीक है। वो केमिकल चेंजेस किस वजह से आते हैं? जैसे अभी हम रिसेंटली हम लास्ट चैप्टर के अंदर वाटर पोल्यूशन पढ़ता रहे हैं, वाटर पोल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो हैजर्डस केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रही होती है। तो ये सब रिएक्शंस जो हैं वो हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इनका जो है वो इम्पैक्ट होता है, दिस विल बी डिस्कस्ड इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक। अच्छा, इन केमिकल्स का इफेक्ट जो है वो डिफरेंट स्पीशीज पे क्या आ रहा है, हम ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक। इन केमिकल चेंजेस की वजह से जो है वो मेरीन लाइफ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। इन केमिकल चेंजेस की वजह से जो प्लांट्स हैं उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। इन केमिकल चेंजेस की वजह से ह्यूमन बींग्स पे क्या और एनिमल्स पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे। ओके सर। Now, environmental pollution. So what is environmental pollution? Environmental pollution is the effect of undesirable changes in our surrounding that have harmful effect on plants, animals and human beings. A substance which causes pollution is known as pollutant. Pollutants can be solid, liquid or gaseous substance present in the greater concentration than in
natural abundance and are produced due to human activities or due to natural happenings. देखिए बहुत ही क्लियरली इस डेफिनेशन के अंदर जो है वो मैंने आप लोगों को ये चीज बताई दी है कि देखें अनडिजायरेबल चेंजेस सराउंडिंग के अंदर जो हार्मफुल इफेक्ट दें प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के ऊपर दे आर इट इज नोन एज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और जो Okay. सब्सटेंस ये पॉल्यूशन कॉज करे उसे हम पॉल्यूटेंट कहते हैं ठीक है अब पॉल्यूटेंट सॉलिड भी हो सकता है लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है पॉल्यूटेंट का ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन में होना जो उसकी नेचुरल अबेंडेंस है उससे ग्रेटर कंसंट्रेशन के अंदर होना इज कॉल्ड तो वो उसको जो है वो पॉल्यूटेंट बनाता है फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की एक परसेंटेज है एनवायरनमेंट के अंदर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अगर वो परसेंटेज एक खास हद तक बढ़ जाए तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये जो है वो नेचुरल अबेंडेंस से इंक्रीज हो गई है ठीक इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो है वो एक खास परसेंटेज है अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की परसेंटेज बढ़ जाए जो उसकी नेचुरल अबेंडेंस है उससे तो फिर हम कहेंगे अब जो बढ़ गया है दैट इज पॉल्यूटेड ठीक सिमिलरली वाटर के अंदर डिफरेंट मिनरल्स होते हैं अगर वो मिनरल्स अपनी नेचुरल अबेंडेंस से बढ़ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये जो वाटर है ये पॉल्यूटेड हो गया ऐसा होता क्यों है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है और फिर दूसरी नेचुरल हैपनिंग्स हो रही होती है एनवायरनमेंट के अंदर उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है क्लियर है Yes. ओके एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन ठीक जिसे हम एयर पोल्यूशन भी कहते हैं ठीक एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल मटेरियल्स इनटू द एटमॉस्फेयर either due to natural phenomena or due to human activities on earth which adversely affect the quality of the air and hence affect the life on earth it is also known as atmospheric pollution Okay. atmospheric pollution is generally studied as tropospheric एंड स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन ये एक थोड़ा सा आप लोगों ने क्लास 7 में और क्लास 6 में ये पढ़ा हुआ है ट्रोपोस्फेरिक एंड स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन तो नहीं लेकिन आपने ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर पढ़ा हुआ है कि ट्रोपोस्फियर क्या है स्ट्रेटोस्फियर क्या है मेसोस्फियर क्या है थर्मोस्फियर क्या है एक्सोस्फियर क्या है ये स्फीयर्स Yes. आपने जो है वो तो आपने पहले स्टडी की हुई है ठीक तो उन लेयर्स में होने वाली जो पोल्यूशन है वो ट्रोपोस्फेयर में होने वाली पोल्यूशन को हम ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन कहते हैं और जो स्ट्रेटोस्फेयर में होने वाली है उसे स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन कहते हैं ठीक है Okay. अच्छा एयर पोल्यूशन बेसिकली है क्या एयर पोल्यूशन वही मैं जो अभी आप लोगों से बात डिस्कस कर रहा था कि एयर के अंदर सर्टेन एक परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बढ़ जाए उसकी नॉर्मल परसेंटेज से तो देन जो है वो क्या कहलाएगा वो आपके पास एयर पोल्यूशन कहलाएगा अच्छा आप लोगों के कैमरास ऑफ हैं प्लीज अपने कैमरास आप लोग ऑन रखिए और ऑन किया कीजिए फबिया लाइबा आयशा सिद्दीकी जैनब अदीना लाइबा उस्मान अरीबा गो अहेड बेटा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन बुशरा लाइबा जावेद हाला अरीबा आस्क योर क्वेश्चन बेटा आपने हैंड रेज किया था मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा आप लोग अपने जो कैमरास हैं वो ऑन कीजिए प्लीज
ओके स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, वीडियो मीटिंग जो है वो मैंडेटरी हो जाएगी, तो आप लोग प्लीज़ कोशिश किया कीजिए कि आप लोगों के जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करके आप लोग जब क्लास अटेंड करें तो आप लोगों के कैमरास ऑन होने चाहिए। ठीक है, वीडियो ओके सर। जो है वो मैंडेटरी है ड्यूरिंग क्लास, तो इस चीज़ को आप लोग रखा करें। ठीक है, अगर किसी के साथ एक आध बार कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं उसकी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट ऑन रेगुलर बेसिस अगर आप लोगों के कैमरास ऑफ होंगे तो ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वीडियो जो है वो मैंडेटरी है ड्यूरिंग क्लास। आप लोगों का वीडियो पे होना, आप लोगों का कैमरास ऑन होना मैंडेटरी है ड्यूरिंग क्लास। तो अगर किसी के साथ एक आध दिन कोई इशू है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग कोशिश किया कीजिए कि आप लोगों के कैमरास ऑन हो और आप लोग ऑन कैमरा हो ड्यूरिंग क्लास। ओके सर। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। ठीक, देखिए हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसकी हमारी जो फर्स्ट लेयर है उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जो कि अराउंड 10 किलोमीटर्स है फ्रॉम सी लेवल या सरफेस ऑफ द अर्थ। वो जो है वो अप टू 10 किलोमीटर्स तक जो है वो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है। ठीक, अब उस ट्रोपोस्फेयर के अंदर देखिए जितनी भी हाँ, मतलब सबसे ज्यादा डेंस एयर होती है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ एयर जो है वो सबसे ज्यादा इस ट्रोपोस्फेयर में लाया करती है। ठीक है, अच्छा अब ट्रोपोस्फेयर क्या, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन क्या है? ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सॉलिड्स एंड गैसियस पार्टिकल इन द एयर। अच्छा, अब अनडिजायरेबल सॉलिड और गैसियस पार्टिकल क्या है एयर के अंदर? देखिए स्मोक, स्मोक इन एयर जो है वो बेसिकली सॉलिड पार्टिकल्स का सस्पेंशन होता है एयर के अंदर। ठीक है, ओके। स्मोक हमें लगता है कि वो जो है वो गैशियस फॉर्म में जो है वो ब्लो कर रहा है या फ्लो कर रहा है, लेकिन बेसिकली वो जो है वो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। वो जो स्मोक होता है दैट इज कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन के सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर के अंदर होते हैं। ठीक, ये ओके। अनडिजायरेबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं। और गैशियस पार्टिकल आप सबको ही पता है गैशियस पार्टिकल क्या है, कि जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर में जा रही होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारी वो जो है वो जा रही होती है जब हम फ्यूल बर्न कर रहे होते हैं। फ्यूल बर्न करने के रिजर्व में हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल रही होती है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड एयर में जा रही होती है। तो ये जो है ये वो गैशियस पार्टिकल है। और सॉलिड पार्टिकल्स क्या है? स्मोक, मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल दी है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जब ये जो विंटर्स आते हैं आपके, तो जो आपके मोटरवेज हैं और जो आपके हाईवेज हैं वो बंद हो जाते हैं। ठीक, तो वो यस। फॉग नहीं होती है बेसिकली, उसके अंदर जो है वो कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी परसेंटेज इतनी बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्मोकी वेदर हो जाता है वहाँ पे। तो वो सिर्फ फॉग की वजह से नहीं होता, वो अनडिजायरेबल सॉलिड पार्टिकल्स की परसेंटेज इंक्रीज होने की वजह से होता ओके। है। ठीक, अच्छा मैंने जो है वो अब गैशियस एयर पॉल्यूशन देख भी लेते हैं कौन कौन से हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फाइड, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स आपके पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बेंजीन। ठीक, ये सब आपके पास हाइड्रोकार्बन। ओजोन एंड अदर ऑक्सीडेंट्स। ठीक, तो ये भी जो है वो हमारे पास सर गैशियस एयर पॉल्यूशन। यस, सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? ओके सर, मैं दोबारा, आपको ये बात समझ में आ गई ट्रोपोस्फियर क्या है? हमारे पास ट्रोपोस्फियर हमारी फर्स्ट लेयर है जो कि 0 to 10 किलोमीटर तक हमारे पास होती है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो अनडिजायरेबल सॉलिड और गैशियस पार्टिकल की जो प्रेजेंस है वो इसको पॉल्यूटेड कर रही होती है। गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स वहाँ पे कौन कौन से हैं? ऑक्साइड्स हैं, सल्फर सल्फर की, हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन एंड अदर ऑक्सीडेंट्स। पार्टिकल पॉल्यूटेंट क्या है? डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक, ईटीसी। ये पार्टिकल पॉल्यूटेंट्स है, मतलब ये सॉलिड पॉल्यूटेंट्स है। ठीक, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, मिस्ट है, फ्यूम्स है, स्मोक है और स्मोक है। ठीक है हसन, क्लियर हुआ बेटा?
हसन क्लियर है? सर क्लियर है। ओके। Now we are going to discuss gaseous air pollutants in detail. ठीक, they are oxides of sulfur. ठीक, oxides of sulfur are produced when sulfur containing fossil fuel is burned. The most common species, sulfur dioxide, is a gas that is poisonous to both animal and plants. It has been reported that even a low concentration of sulfur dioxide causes respiratory disease. However, the presence of particulate matter in polluted air catalyzed the oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide. अच्छा देखिए, अब ऐसे फॉसिल फ्यूल्स जो कि सल्फर कंटेनिंग होते हैं जब उन्हें हम बर्न करते हैं। अच्छा, फॉसिल फ्यूल्स मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास क्या है। कोल हमारे पास जो है वो फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल हमारे पास फॉसिल फ्यूल है, डीजल हमारे पास पेट्रोल फॉसिल फ्यूल है, केरोसिन ऑयल जो है वो भी फॉसिल फ्यूल है। तो व्हेन वी बर्न दीज फॉसिल फ्यूल्स, इफ दे कंटेन द अमाउंट ऑफ सल्फर ऑन बर्निंग, इट प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, वो फॉसिल फ्यूल जिनके अंदर सल्फर होता है, जब आप उन्हें बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई। सल्फर डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस होती है, और अगर आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, कहीं लेबोरेटरी में आप वर्क कर रहे हो और आपका सल्फर डाइऑक्साइड से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाए, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डैमेज होना शुरू हो रहा है, डैमेज हो रहा है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, आप कफ करने लगते हो। तो ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है। हम लेबॉर्ट्री के अंदर जब ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर करते हैं तो उसकी केमिकल टेस्ट में जो है वो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट होता है। सल्फर का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो सल्फर का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो वो फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है विद ब्लू फ्लेम। तो क्योंकि स्टूडेंट्स इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के बाद सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है, प्रॉपर मास्क वेयर करने के बाद, ताकि जो है वो इनहेल ना हो जाए। अगर अनफॉर्चुनेटली इनहेल हो जाती है तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो, आपको लगता है कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो डैमेज हो गया है, आप ब्रीथ नहीं कर पाते सही से, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, आप कफ करने लगते हो, और अगर परसेंटेज ज़्यादा हो तो आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हो। ठीक, अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट जो इस स्लाइड में डिस्कस हुआ है कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जाहिर सी बात है, देखें पॉल्यूटेड एयर के अंदर डिफरेंट कैटलिस्ट भी होते हैं। अच्छा, व्हाट आर द कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which increase the rate of reaction without participating in it. वो रेट ऑफ रिएक्शन को तेज कर देता है कैटलिस्ट, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। कैसे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को पार्टिसिपेट नहीं करता मैं करता मैं कैटलिस्ट के लिए आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, क्लास के अंदर दुआ और अरीबा की लड़ाई हो गई। ठीक है, अब दुआ और अरीबा की लड़ाई हो गई। अब लाइबा जो है, उनके आने से या तो इन दोनों की लड़ाई रुक जाएगी या बढ़ जाएगी, जो कि कभी मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी ये ही ज़्यादा है कि लाइबा पार्टिसिपेट करेंगी तो वो लड़ाई और बढ़ जाएगी। तो लाइबा क्या हुई? लाइबा कैटलिस्ट हुई कि लाइबा आई, लाइबा लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, लेकिन लाइबा की प्रेजेंस की वजह से वो लड़ाई जो है वो और बढ़ गई। ठीक, समझ में आ गई बात? मेरा ख्याल है आप सबके समझ में आ गई होगी। आई गेस अरीबा के पास माइक की भी फैसिलिटी नहीं है और दुआ के पास भी माइक की फैसिलिटी नहीं है, ऐसे ही है अरीबा एंड दुआ। अच्छा, मेरे पास दोनों अभी स्क्रीन पे साथ साथ है। हाँ बेटा, आपने सुनी मेरी एग्जाम्पल? यस सर। समझ में आ गई? जी सर। अरीबा दुआ दोनों को समझ में आ गई? यस। ऐसे ही होता है ना? नो।
अच्छा ठीक है, लाइबा का भी कमेंट ले लेते हैं इस चीज के ऊपर। लाइबा आप कमेंट करना चाहोगे बेटा इस पे? ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही तो पता नहीं है। नहीं, ऐसे ही होता है ना। अक्सर जो है इन दोनों की क्लास में जो है वो नोक झोंक चल रही होती है, तो आपके जाने जल्दी से जो होती है है वो, लगे है। तो आपके जाने से जो है वो बढ़ेगी, कम होना तो मुश्किल ही है। ऐसी है। पता नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, किसी कैटलिस्ट का होना जरूरी है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करेगी। इन इक्वेशंस को आप लोग बहुत गौर से देखिएगा, और इनको जो है वो आप लोगों ने समझना है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड नहीं जा रही, इसके जाने से आगे जो हमारा टॉपिक है ना एसिड रेन, उसमें हमारे पास हमें बहुत हेल्प मिलेगी अगर हमने यहाँ इस स्लाइड को अच्छी तरीके से समझा तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, और सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होती है। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो फर्दर रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक। सॉरी। अच्छा, और अगर यही सल्फर डाइऑक्साइड एयर के अंदर प्रेजेंस H2O2, दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2 के साथ रिएक्ट करेगी तो ये H2SO4 सर ये फॉर्म कर देगी। ब्रैकेट में जी क्यों लिखा हुआ है? ब्रैकेट में G का मतलब गैस है, और L का मतलब लिक्विड है, और AS का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ओके। अब आप देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन गया, दैट इज H2SO4। H2SO4 क्या है? एक एसिड है। आप सबको पता है कि H2SO4 एक एसिड है। यस अब सर। हमारी एनवायरनमेंट के अंदर एसिड जो है वो वेपर्स की फॉर्म में मूव कर रहा है। अब सोचिए आप कि आप जिस एनवायरनमेंट में हो, उस एनवायरनमेंट के अंदर आप जो है वो एसिड वेपर्स की फॉर्म में मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए कि H2SO4 हमारी एनवायरनमेंट में आया कैसे। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड कितने जो है वो रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाई, ठीक है। और उस सल्फर डाइऑक्साइड ने रिएक्ट किया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म की, ठीक है। आगे स्लाइड पर मूव कर जाते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सिमिलरली जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर थे उसी तरीके से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी। डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, ठीक। मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर के। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 73% बाय मास जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन है, और 23% जो है वो हमारे पास बाय मास और जो है वो ऑक्सीजन है। These gases do not react with each other at normal temperature, ठीक। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती नॉर्मल टेम्परेचर पर। ओके सर। At high altitudes, when lightning strikes, they combine to form oxides of nitrogen, ठीक है। आप हाई एल्टीट्यूड्स पे चले गए, वहां पर लाइटनिंग हुई, ठीक है। लाइटनिंग मीन्स जो आसमानी बिजली होती है, लाइटनिंग ने स्ट्राइक किया तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म होंगे। कैसे फॉर्म होंगे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, ठीक। अब दोनों कंबाइन हो गए, बना क्या हमारे पास NO2, दैट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, when fossil fuel is burnt, मतलब nitrogen and oxygen combine to give significant quantity of nitric oxide and nitrogen dioxide, ठीक है। ये भी अब आप लोगों ने जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स एयर में गए हैं, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हुए कैसे? रीजन क्या था कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंबाइन हो गए बताओ हाई ना। एल्टीट्यूड पे, हाई एल्टीट्यूड पे लाइटनिंग स्ट्राइक करने की वजह से।
और जब फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं हम, तब जो है वो आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो एयर में जाते हैं और वो फिर नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके। नहीं सर, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? ओके, देखिए लाइबा, ये तो आपको पता है ना कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर के। यस। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते नॉर्मल टेम्परेचर पर। ये भी बात समझ में आ गई? ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे नॉर्मल टेम्परेचर पर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस। ठीक, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पर जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जब बिजली चमक रही होती है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मींस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म होती है। ठीक है, कब? हाई एल्टीट्यूड के ऊपर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो आपके पास फॉर्म होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस। ठीक, दूसरी तरफ जब फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं, फॉसिल फ्यूल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फॉसिल फ्यूल क्या है। आपके पास फॉसिल फ्यूल है, आपके पास पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, कोल, दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। जब इन्हें आप बर्न करते हैं तो इसकी वजह से भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, और नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO एंड NO2 ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में चली जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है? यस। पक्का? ठीक है, अब हम आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन के ऊपर। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और ऑक्साइड ऑफ कार्बन में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको वही क्वेश्चन लूंगा अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन होंगे। ठीक, हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, वो कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, हाइड्रोकार्बन यूज कहाँ हो रहे होते हैं? हाइड्रोकार्बन जो है वो हम एज फ्यूल यूज कर रहे होते हैं इन ऑटोमोबाइल। ठीक, हाइड्रोकार्बन्स आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली and are few and are formed by incomplete combustion of fuel used in automobile. Hydrocarbons are carcinogenic. They cause cancer. They harm plants by causing aging, breakdown of tissues, and shading of leaves, flower, and twigs. ठीक, कैर्सिनोजेनिक होते हैं ये, मतलब ये कैंसर कॉज करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होता है क्या है? इनकम्प्लीट, आप देखें, आप अपनी गाड़ी में जो फ्यूल यूज कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल, अगर इनकी इनकम्प्लीट कंबस्शन है, ठीक, तो इनके रिजल्ट इनकम्प्लीट कंबस्शन के कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ और प्रॉपर बर्न नहीं हुआ, और उसके रिजल्ट में जो है वो आपको कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे मिले जो कि प्लांट्स और जो ह्यूमंस हैं उन्हें इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक, सर, ये कैंसर कैसे कॉज कर सकते हैं? बेटा इसको आगे जो है वो मैंने कंप्लीट डिस्कस किया हुआ है। ठीक, फिलहाल के लिए जो है वो हाइड्रोकार्बन के इंट्रोडक्शन में इसको जो है वो यही ले लो कि दे आर ओके। कैंसरजेनिक। ठीक है, यस। ओके, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। Carbon monoxide is one of most serious air pollutant. It is a colorless and odorless gas, highly poisonous to living beings because of its ability to block the delivery of oxygen to the organs and tissues. It is mainly released by automobiles. It binds to hemoglobin to form carbon hemoglobin, which is about 300 times more stable than the oxygen hemoglobin complex. ठीक, अच्छा देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक मोस्ट सीरियस एयर पॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, पॉइजनस है। क्यों पॉइजनस है? ये डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन ब्लॉक कर देता है ऑर्गन्स और टिश्यू को। ठीक, सर, मेनली ऑर्डरलेस मतलब? किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होती उसकी, कोई फ्रेगनेंस नहीं होती, कोई स्मेल नहीं होती। ठीक, इट इज मेनली रिलीज्ड बाय ऑटोमोबाइल्स, इट बाइंड्स। अच्छा, ये बहुत जो है वो
इस मतलब इसको आसानी से समझे, हमारे पास जो है वो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। लेकिन अगर आपके की बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड चली जाती है तो फिर जो है वो कार्बन हीमोग्लोबिन हो जाता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बजाय। ठीक है, तो वो दोस्त बनने के बजाय दुश्मन बन जाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन दोस्त, कार्बन हीमोग्लोबिन दुश्मन, तो वो दोस्त बनने के बजाय दुश्मन में कन्वर्ट हो सर आप जाता है। दोबारा रिपीट कर सकते हैं जो ये आपने बोला था? क्या बेटा, क्या हसन? ये सर ये जो ऑक्साइड ऑफ कार्बन के बारे में जो आप बता रहे हैं ये दोबारा रिपीट कर देंगे? ओके, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में सबसे जो मेन आ रही है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, हाईली पॉइजनस है टू लिविंग बीइंग। ठीक है, क्या करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को ब्लॉक कर देती है डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज को। ठीक, इट इज मेनली रिलीज कहाँ से होती है, ऑटोमोबाइल्स की से रिलीज हो रही होती है। और उसके साथ साथ जो है कार्बन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को कार्बन हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट करती है। ठीक है, ओके सर। आप लोगों के कैमरास ऑफ नहीं होने चाहिए, ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। ठीक है, अच्छा आज की क्लास में आपकी जो है वो यहीं पर वाइंड अप कर रहा हूँ। ऑन थर्सडे क्लास, मतलब जो हमारी थर्सडे वाली क्लास होगी उसमें मैं आपका असेसमेंट लूंगा केमिस्ट्री का। ठीक है, और वो जो आपका केमिस्ट्री का जो असेसमेंट होगा वो आपका चैप्टर वाटर से आएगा, इस चैप्टर से आपका कुछ नहीं आएगा। तो वाटर चैप्टर की जितनी भी आपकी जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो सब वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल के ऊपर है, प्लीज़ गो थ्रू देम, आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है, और उन लेक्चर्स को देखने के बाद आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हो। जितना जो आपका असेसमेंट होगा वो आपका जो है वो इन्हीं लेक्चर्स में से आ रहा होगा, इसके अलावा कहीं और से आपका जो असेसमेंट है वो नहीं आएगा। इन्हीं लेक्चर्स में से जो है वो आपका असेसमेंट होगा। 10 मार्क्स का असेसमेंट होगा आपका, इन क्लास असेसमेंट होगा, मैं क्लास में ही वो आपका असेसमेंट लूँगा। तो 8O आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जो असेसमेंट है वो थर्सडे को है, और 8M आपका सिर्फ जो है वो केमिस्ट्री का जो असेसमेंट